नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पारिजात। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी 2 राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिकाओं ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य के 75 साल पूरे हो गए। इस अवसर पर दिल्ली में एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। इस कॉन्क्लेव में 8 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत के साथ साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसमें भाग लिया। हालांकि सीएम योगी इस कार्यक्रम में लखनऊ से वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में अपने कार्यकाल में हुए कार्यों को गिनवाया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में भाजपा सरकार में ईद के अवसर पर सड़कों पर नमाज पढ़ना बंद हो गया। इसके अलावा मस्जिदों से उतारे गए लाउड स्पीकरों को स्कूलों और अस्पतालों को दान कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद राजनीतिक दंगे हुए, लेकिन यूपी में चुनाव के दौरान या उसके बाद कोई दंगा नहीं हुआ। सीएम योगी ने कहा कि यह आपने सुना होगा कि या तो मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज़ कम हो गई है या फिर पूरी तरह से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। हटाए गए लाउड स्पीकरों को स्कूलों और अस्पतालों में दान दिया जा रहा है। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मदरसों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मदरसों का अस्तित्व समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जब तक मदरसा दिमाग में रहेगा बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकते। शर्मा ने इस अवसर पर राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत को राज्यों का संघ कहकर अलगाववादी तत्वों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसे में उनमें और उल्फा में कोई फर्क नहीं है। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से देखिए, हिमाचल प्रदेश ने बहुत बेहतर काम किया है। हिमाचल पूरे देश भर में पहला राज्य है जिसने सबसे पहले महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण दिया। मैं ग्रामीण विकास मंत्री था, पंचायती राज मंत्री था उस वक्त, तो हमने शुरुआत की पूरे देश भर में। दूसरी बात मैं आज की तारीख में ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है हम उसके लिए 25,000 रुपये रिवॉल्विंग फंड दे करके 4% लोन 4% पर लोन देने की व्यवस्था कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हुई। इस प्रकार से जैसे मैंने अभी कहा कि किसी बेटी की, गरीब परिवार की बेटी की शादी होती है तो हम 31,000 रुपये उसके शगुन के रूप में उसको मदद कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत अगर किसी बेटी ने, किसी महिला ने अपना कारोबार शुरू करना, अपना काम शुरू करना, तो हम उनको 35% सब्सिडी उसमें मदद के रूप में उसको दे रहे हैं। हमारे लिए हिंदुत्व करना जरूरी नहीं है। व्हाट आई एम डूइंग, जो एक भारत का नागरिक को करना चाहिए। जब हमें मदरसा बंद करने का बात करता हूँ, यू डोंट डू इट फॉर हिंदू, यू डू इट फॉर मुसलमान। जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात करता है तो यू आर नॉट डूइंग इट फॉर हिंदू का तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। यू आर डूइंग इट फॉर मुसलमान, यू आर डूइंग फॉर पीपल हु बिलीव इन इस्लाम। सो हमें हिंदुत्व बोले या हमको सबसे मुसलमान का सिंपैथाइजर बोले, वो डेफिनेशन आप डिसाइड करें। लेकिन जब तक मुसलमान का अगर कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड का बात करता है, कोई मदरसा बंद करने का बात करता है, उनका जैसा मुसलमान का दोस्त कोई हो नहीं सकता। दे आर द ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ इंडियन मुस्लिम। और इंडियन मुसलमान को, वो लोगों को हिंदू तो नहीं बोलना चाहिए, वो लोगों को अपना फ्रेंड्स बोलना चाहिए, और ओवैसी जैसा लोगों को उनका दुश्मन बोलना चाहिए। दो बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि सोसाइटी को देखने का। मैं कांग्रेस में शायद 22 साल के जीवन में कांग्रेस में ही रहा, तो कांग्रेस में ऐसा एक माहौल बन जाता है कि बियॉन्ड गांधी देयर इज नथिंग। अगर आप बोलते हैं कि आप बिट्रे कर दिया है कांग्रेस को, किसको बिट्रे किया है? गांधी फैमिली को बिट्रे किया है। तो मैं एक व्यक्ति हूं, मैं आपका बात अस्वीकार किया, ये तो देश का बिट्रे का सब बराबर नहीं हो सकता है ना। They will put statement in a way that if you are defying Gandhi as if you are defying Bharat. तो ये कांग्रेस का अंदर में देश को ही गांधी माना जाता है। लेकिन बीजेपी आने का बाद या बीजेपी का जो माहौल है, उसमें हम लोग बहुत गर्व से बोलता हूँ कि भाई लीडर तो छोड़ दीजिए, मेरा दल से भी नेशन ऊपर है। हम बोलता है कि मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है। हमारा कोई उसमें कोई लीडर भी खराब नहीं पाता है, भाई मेरे से भी राष्ट्र
फास्ट बोल दिया। लेकिन अगर आप राहुल गांधी सोनिया गांधी का पास जाके बोलते हैं कि भारत आपसे महान है, तो आपका तो नौकरी साफ हो गया ना। मंत्री जी को फिर हम लोग लखनऊ आमंत्रित कर रहे हैं। 75,000 करोड़ रुपए से अधिक की निजी निवेश के प्रस्ताव को हम जमीनी धरातल पर रखने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को हम पहले ही प्रदेश के अंदर लागू कर चुके हैं। कोरोना कालखंड में जब लोग स्वयं की जान बचा करके कोरोना जैसी महामारी के सामने पूरी तरह पस्त हो चुके थे, तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को बचाने के साथ प्रदेश में हम निवेश के बेहतर गंतव्य के रूप में भी काम कर रहे हैं। देश का यानी पहला डिस्प्ले यूनिट चीन से लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई कोरोना कालखंड में। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर कोरोना कालखंड में हम लोग गौतम बुद्ध नगर जनपद में स्थापित कर रहे हैं। लगभग 65,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव कोरोना कालखंड में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश छठी अर्थव्यवस्था बन पाया था। 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की प्रति व्यक्ति आय से लगभग 1/4 रह गई थी। आज उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय विगत 5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने दुगनी से अधिक करने में सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। व्यवसाय की सुगमता में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान से आज नंबर 2 स्थान पर है। और ईज ऑफ लिविंग में प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप कार्य करते हुए हम लोगों ने 44 ऐसी योजनाओं में आज नंबर 1 स्थान पर उत्तर प्रदेश है, जिसकी लोग पहले कल्पना भी नहीं करते थे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के सर्वाधिक कार्य उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेस वे के रूप में भी जाना जाने वाला प्रदेश है। सर्वाधिक एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। गंगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से नवंबर 2021 में पहले ही राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। देश के अंदर सर्वाधिक शहरों में मेट्रो वाला स्टेट यूपी है और देश के अंदर बेहतर एयर कनेक्टिविटी का राज्य भी उत्तर प्रदेश है। 2017 के पहले हमारे पास मात्र 2 एयरपोर्ट थे जो पूरी तरह क्रियाशील थे। आज उत्तर प्रदेश में 9 ऐसे एयरपोर्ट हमारे पास हैं जो क्रियाशील हैं। हम लोग कुशीनगर में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील कर चुके हैं। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। गौतम बुद्ध नगर जनपद के जेवर में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। यानी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। 2012 से 17 के बीच यही उत्तर प्रदेश था जिसमें 700 से अधिक बड़े दंगे हुए थे। महीनों तक उत्तर प्रदेश में कभी मुजफ्फरनगर, कभी बरेली, कभी मुरादाबाद, कभी मेरठ, कभी बुलंदशहर, कभी कानपुर, कभी लखनऊ, कभी अयोध्या, फैजाबाद में महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था। लेकिन विगत 5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा कि विगत 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। और न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर माताएं, बहनें, खासतौर पर बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और ये कारण चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि आधी आबादी ने जाति मत मजहब से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन दिया और नई सरकार का गठन किया। नई सरकार का गठन होने के बाद आपने ये भी देखा होगा रामनवमी के अवसर पर देश के कुछ राज्यों में दंगे हुए। विधानसभा चुनाव के बाद देश के अंदर तमाम राज्यों का इतिहास है कि चुनाव के बाद सरकार के गठन होने के बाद भीषण दंगे हुए। राजनीतिक विद्वेष की भावना से तमाम राजनीतिक दलों के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य, 25 करोड़ की आबादी का राज्य, विधानसभा चुनाव में
और विधानसभा चुनाव के बाद कोई दंगा नहीं हुआ। सरकार गठन होने के बाद रामनवमी का आयोजन भव्यता के साथ संपन्न हुआ। कोई दंगा नहीं, कोई विवाद नहीं। हनुमान जयंती का कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। और यही नहीं, पहली बार आपने भी देखा होगा, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां छोटी छोटी बातों को लेकर दंगा होता था, लेकिन पहली बार अलविदा की नमाज और ईद की नमाज सड़कों पे नहीं पढ़ी गई।